हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो यूपीपीसीएस मेंस के ऊपर है। यूपीपीसीएस मेंस में जो लोग इस बार 2023 में देने जा रहे हैं या वो लोग जो 2024 में देंगे एग्जाम प्री मेंस, ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम है, जो भी लोग सिंसियर हैं, सीरियस हैं, इस बार का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देने के बाद वो जान गए होंगे कि अब यूपीपीसीएस वन डे अफेयर नहीं रह गया है कि आप जस्ट प्रीलिम्स के 2 महीना पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने मेंस भी पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा है और आप मेंस निकाल लोगे, प्री निकाल लोगे। ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। सो अगर जिन लोगों को यूपीपीसीएस 2024 देना है तो उनको अभी से मेंस की पढ़ाई इंटीग्रेटेड वे में करनी पड़ेगी। अभी से मेंस की चीज़ों को, सिलेबस को समझ के पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसी को लेकर के, और स्पेशली जो यूपीपीसीएस 2023 देने वाले हैं उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कई मेरे जान पहचान के मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, कई लोग हैं, उनके मेरे पास मेल आते हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने इस बार किया है प्रीलिम्स में एंड उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा। कुछ 18-19 पॉइंट है। 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा। पूरा वीडियो देखिए। ये पहला बेसिक वीडियो है, इसके अलावा और भी वीडियोज़ आएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताऊँगा, शेयर करूँगा, उतना बेसिक है, उतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेंस एग्जाम लिखने जा रहे हो या मेंस की तैयारी करने जा रहे हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं वन बाई वन, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि ये बहुत डाउट आता है कि 7 मिनट और 11 मिनट में जो आइडियाज़ हैं वो फ्लो नहीं हो रहे हैं। आपको पता है ना कि वहाँ पे 8 नंबर और 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाओगे तो 7 मिनट एंड 11 मिनट मिलता है। तो उस हिसाब से पढ़ा तो बहुत कुछ है, क्योंकि मेंस के लिए यही होता है ना कि प्रीलिम्स में तो रट के हो जाएगा, प्रीलिम्स में तो ल्यूसेंट से, घटना चक्र से हो जाएगा, करंट अफेयर्स से हो जाएगा, फलाना फलाना बेसिक बुक से हो जाएगा। लेकिन मेंस में यू नीड टू स्टडी अ लॉट। यही एक मार्केट में चलता है और यही बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से होता है क्या, इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है। पढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो जो टाइम फ्रेम है जो एक्चुअल में आपको वहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आपको आंसर कंप्लीट करना है 7 मिनट और 11 मिनट, मोटा मोटा 8 नंबर और 12 नंबर के लिए, उसमें आइडियाज़ फ्लो नहीं हो पा रहे हैं और सब कुछ हौच पौच हो जा रहा है। लग रहा है कि अरे आता तो बहुत, बट हम लिख ही नहीं पाए। देखिए, समझने की कोशिश करिए, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हौच पौच क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने पढ़ा बहुत ज़्यादा है। आपने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने उसको कंसोलिडेट नहीं किया है। जैसे कोई भी टॉपिक है, देखिए मैं आपको आगे के टॉपिक्स में समझाऊंगा, कुछ टॉपिक्स लेकर के, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इकोनॉमी के, पॉलिटिकल कोई टॉपिक है तो उनको लेकर मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी आप बेसिक जो ये वीडियो इसमें इतना समझ लीजिए कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और उसको रिवाइज उतना नहीं कर पाएंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। आपने प्रैक्टिस नहीं की है उसकी, तो होगा क्या कि आपको पता बहुत कुछ है बट आपके पॉइंट खट निकलेंगे नहीं, और वहां पे आपके पास समय इतना है नहीं कि आप बैठ के सोचें। एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, या तो आपका पेन चलेगा या फिर आप सोच के लिख पाएंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में 50-60 क्वेश्चन एकदम इजी आएंगे, आपने देखा 5 सेकंड में तुक्का लगाया, आप आगे बढ़ गए, मतलब आपने गोला भरा, तुरंत आंसर मार्क किया, आप आगे बढ़ गए। तो आपको कुछ टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम मिल जाता है, आप सोच सकते हो। मेंस में इट्स लाइक कि आपके पास 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन में अगर आप सोच के लिखने को बैठोगे तो आप नहीं लिख पाओगे, बिकॉज वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रो भी देना होता है, थोड़ा सा बीच में बॉडी दोगे, फिर आप उसके बाद में कंक्लूजन दोगे। क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है तो क्वेश्चन कई बार अटपटा होगा, कुछ क्वेश्चन जो पेपर 2 के वो थोड़ा अटपटे होंगे, कुछ एथिक्स के अटपटे होंगे, कुछ पेपर 3 के क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन एकदम बाउंसर होंगे, मतलब टफ होंगे आपके लिए। तो वहां पे अगर आप क्वेश्चन ही समझ नहीं पाओगे और आप ये सोचोगे कि हम सोच के लिखेंगे, तो आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आया, उन्होंने जल्दबाजी में लिखना शुरू कर दिया, बिकॉज टाइम क्रंच होता है। अब पता लगा उन्होंने जो डिमांड है क्वेश्चन की, जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको फुलफिल नहीं किया, फिर नंबर नहीं आते तो लोग सोचते हैं कि मेरे मेंस में नंबर नहीं आ रहे, बिकॉज आपने टू द पॉइंट नहीं लिखा ना, आपने आपके पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं उसकी रिलेवेंस नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपको पेपर मिलता है, जब भी आप टेस्ट सीरीज में भी अगर लगा रहे हो, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस पहले से इतना अच्छी होनी चाहिए कि आपको जो पॉइंट जनरेट करने हैं, जो वहाँ पे लिखने हैं, जो इंट्रोडक्शन लिखना है, जो बाद में आप कंक्लूजन लिखोगे, जो आपकी बॉडी है उसमें आपको क्लैरिटी हो, डाउट्स ना हो, आपको ये ना हो कि सोच के लिख रहे हैं। इसीलिए मेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उसको रिलेट कर पाओ, मेंस में आपको कम पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 12 बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि वो जो टॉपिक है, वो जो थीम है, उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो, आपके फट से वहां पर पॉइंट्स जो है वो जनरेट हो। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल चेस कर रहे हैं या मटेरियल चेस नहीं भी कर रहे हैं, बट उन्होंने पहले जस्ट बिकॉज ऑफ की नॉलेज होनी चाहिए या क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, तो अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो आप अपने पर भरोसा करिए, आप अच्छा कर लेंगे। इट्स जस्ट कि आपने जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए। आप कंसोलिडेट करने का प्रॉपर एक तरीका है, उसको मैं 5-6 मिनट की वीडियो में सेपरेटली समझाऊंगा कि कैसे आपको जो भी आपने पढ़ रखा है उसको आपको इस तरह से पूरा एकदम छोटे में लाना है, और उसको अपने जो आप छोटे में लिया है उसको आपको इस तरह से एग्जाम में एक्सपेंड करना है। ये पूरा गेम है, मेंस का पूरा गेम यही है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे आप एरर करोगे, गलतियाँ करोगे, लेकिन आप समझ जाओगे। प्रीलिम्स में क्या था,
प्रीलिम्स में भी आप वही चीज़ करते थे, लेकिन प्रीलिम्स में क्या था, आप नोट्स बनाते थे, 50-100 पेज आप बनाते थे, प्रॉपर 150 पेज बना रहे हो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो वहाँ पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा एग्जाम के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। बाकी चीज़ें तो जो कॉन्फिडेंस वाली हैं वो इंसान पहले से पढ़ लेता है, बट फैक्ट्स के नोट्स आप रखते हो एग्जाम के पहले, बिकॉज आपको पता है कि ये आप भूल सकते हो या इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसमें फंबल करते हो आप। लेकिन मेंस में पूरा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, पूरा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। जो फैक्ट्स, डेटा पॉइंट्स, जहां जहां पे कोई अगर केस स्टडीज देनी है, वो सब आई एग्री कि उसमें आपको, उसमें भी रट्टाफिकेशन ही है कि वो आपको रटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई फलाना फलाना रिपोर्ट में इतनी बात की गई है, यहाँ पे जीडीपी इतनी दी गई है, बजट में ये है, इकोनॉमिक सर्वे में ये है, यहाँ पे ये आर्टिकल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें 14 में ये होता है, 13 में ये होता है। वो कोट आउट करने में, आंसर को सब्सटेंशिएट करने में फैक्ट्स की जरूरत होती है, तो वो तो आप दोगे। लेकिन बाकी जो मेंस का पूरा खेल है वो अंडरस्टैंडिंग का है। बहुत ज्यादा ये गेम नहीं है कि अपने 500 पेजेस के नोट्स बना रखे तो ही आपका होगा। नोट्स आपको बनाने हैं, देखो आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो मेंस की, तो आप जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वाइज, सिलेबस वाइज आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम के पहले आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में क्लैरिटी है। जो भी मेंस का सिलेबस है, पेपर 1, 2, 3, 4 यूपी स्पेशल के जो 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 पेपर ऐड हो गए हैं, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, एसए के बारे में भी मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पे जो जीएस के 4 पेपर है उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें आपको ध्यान रखना है, जो भी थीम्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं, उसको आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की और फैक्ट्स वगैरह की कि आप उसको बड़े से छोटे में पूरा ऐसे करके ऐसे लाओगे दिमाग में अपने, और उसके बाद में आप पेपर में उसको जब एक्चुअल एग्जाम होगा या टेस्ट सीरीज भी फॉर दैट मैटर अगर आप दे रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको फिर उसको पूरा एक्सपेंड करना है। उसी के लिए बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, लाइक आप मिनिमोनिक बना सकते हो, छोटे छोटे आपके कीवर्ड होने चाहिए, तो वो आपको हमेशा नोट्स में रखना चाहिए एंड उसको रिवाइज करते रहना चाहिए कि हाँ कोई भी आंसर आएगा मैं इसको घुमा घुमा के ये लिख दूंगा, वही मतलब पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो 7 मिनट और 11 मिनट में जो आपके आइडियाज फ्लो नहीं हो रहे हैं और आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन आप उतने में लिख नहीं पा रहे हो, सो आपको सबसे पहले तो जो आपने पढ़ लिया है उसको वहीं पे रोक देना है। आप उसी को पहले कंसोलिडेट करो, उसको जब अच्छे से करना सीख जाओगे तब आप देखोगे कि नहीं यार इतना ही बहुत था, मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मैं तो फालतू में इतना ज्यादा पढ़ रही हूँ, बट वहां पे तो टाइम ही नहीं है लिखने का। सो इसलिए आपने जितना पढ़ लिया है उसको पहले कंसोलिडेट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या होता है, मैंने बुलेट पॉइंट्स बना लिए सो दैट मैं भटकूं ना और टू द पॉइंट आपको 15-20 मिनट में सारी चीजें दे पाऊं, बिकॉज मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। जो भी लोग मेंस वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, इसलिए टू द पॉइंट बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कुछ क्वेश्चंस उसमें हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं जिसको देख करके डिमोटिवेशन हो रहा है या डिमोरलाइज हो रहा है कि यार इसमें तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो कभी हमने देखे ही नहीं है, कभी सुने नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और कहीं ना कहीं से देखा जाए थोड़ा खराब चीज़ भी है। देखिए जो टेस्ट सीरीज वाले हैं वो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करते हैं कि वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है, जो क्वेश्चंस आपके सामने नए आएंगे उसको देख करके आप पैनिक ना करें। तो एक ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, अगर मेक आईएएस टेस्ट सीरीज ऐसा कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ये बहुत। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया, आपने बिल्कुल नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। एक तो आप वो जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करना सीख रहे हो, पहली चीज तो ये हुई, आपको पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज ये हुई, अब आती है बात सॉल्यूशन निकालने की। देखो ये तो प्रॉब्लम माइंड हो गया, प्रॉब्लमेटिक माइंड हो गया कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, भाई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि पैनिक कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ पढ़ रखा है, तब भी क्वेश्चन कहीं बाहर से पूछ दिया। विजन आईएएस में भी ऐसे ही होता है। विजन आईएएस की आप टेस्ट सीरीज देखोगे मेंस की, तो उसमें इवन फोरम आईएएस की अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, आपको लगेगा अरे यार ये तो हमने इतना पढ़ा है तब भी नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां पर आपको ये समझना है कि एक तो आप अनसर्टेनिटी को सीख, उससे डील करना सीख गए हो, पहली चीज तो ये हुई है, कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये चीज ट्रेन कर रहे हो, आप तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, अब आपको ये देखना है कि भाई जो क्वेश्चन आया है, जो मैंने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं पढ़ा है, उसमें क्या हो सकता है। देखो आपने इतना पढ़ा है, आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो, आपने मेंस की पढ़ाई की है, इतना सब कुछ आपने पढ़ा है, पेपर 1, 2, 3, 4 पढ़ा है, आपने एसए की प्रिपरेशन की है, आपने यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ा है, आप और भी कुछ चीजें पढ़ रहे हो। सो आपके पास नॉलेज है, आपको सबसे ऊपर पहले अपने ऊपर ये भरोसा करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो, ये जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है उसके बारे में मैं क्या पॉइंट्स निकाल सकता हूं। जो भी आपके पास दिमाग है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसी ज्ञान से आप सोचिए कि मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूं। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बिकॉज अगर कोई इंसान 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है और आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो आप उससे सीधे 2-3 क्वेश्चन जो आपने छोड़े उसमें आप लैग कर रहे हो, पीछे जा रहे हो। तो अगर आधा एक नंबर भी आपका अगर आपको कम मिलता है तो आप सीधे रेस से बाहर हो, क्योंकि एक नंबर से मतलब 5-5 हज़ार लोग जो होते हैं ना वो प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और मेंस में भी इसी तरीके से बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो यार, जो कंटेंट है, जो टाइम है और उसमें जो लिखना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान, आप अगर बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हो 7 मिनट में, तो कोई इंसान जो आपके बगल वाला है वो एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिख रहा है, वो भी 20 के 20 में। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में बहुत अच्छा लिख सकता है, लाइक जैसे 20 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 10-11 आंसर आपको
अच्छे मतलब आपको एवरेज लिखने हैं, लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन है वो आपको बहुत बढ़िया लिखने हैं। लाइक आपको एकदम रटा हुआ आपका क्वेश्चन आ गया, थीम आपकी एकदम पड़ी हुई आ गई जिसको आपने 10 बार लिख रखा है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आप एकदम बढ़िया लिखो। 10 से 11 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप एवरेज लिखो, और जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें इंसान फॉर्मेलिटी ही करता है, मतलब उसमें इंसान ने खींचतान के बस निपटाया होता है। और ये बात एग्जामिनर को पता होती है कि कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट 20 के 20 आंसर एक फ्रेम पे नहीं लिख सकता, एक ही तरह से नहीं लिख सकता, आपको चाहे नॉलेज कितनी भी हो, बिकॉज टाइम फ्रेम ऐसा है। वो वहां पे ये चेक कर रहे हैं कि भाई आप 20 क्वेश्चंस को उस 3 घंटे के फ्रेम में हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो जो एंग्जाइटी है, वो जो स्ट्रेस है, उसको आप डील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 5-6 क्वेश्चन आप बढ़िया लिखो, 10-11 आप एवरेज लिखो, वो जान जाता है कि हाँ बच्चे का पोटेंशियल कितना है, बच्चे का कैलिबर कितना है। और आपने बाकी की जो 2-3 क्वेश्चन है जिसमें टाइम फ्रेम बहुत कम होता है, मतलब 15 मिनट बचे हैं आपके पास, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, उसमें फिर आप जिस तरह से जल्दी जल्दी निपटाते हो, अपना दिमाग लगाते हो, क्रिएटिविटी लगाते हो, इनोवेट करते हो कुछ चीजें, वो जो आप पेपर फिनिश करते हो ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है और वो कितना उसके अंदर राइटिंग स्किल है, कितना उसके दिमाग में क्लैरिटी है। मेंस इज ऑल अबाउट क्लैरिटी इन माइंड, कि आपके थॉट्स कितना खटखट जनरेट होते हैं, कितना आप बिना किसी टेंशन के लिख पाते हो, आपके जो पॉइंट्स हैं उनमें कितना टू द पॉइंट रेलेवेंट बात लिखी गई है। उससे आपके दिमाग की क्लैरिटी पता लग जाती है कि बंदा डाउट में है, कंफ्यूज्ड है, मडल्ड अप है, या फिर वो एकदम क्लियरली सोचता है किसी चीज़ के बारे में। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, उसमें आपको ये ट्राई करना है कि भाई इसके बारे में मैं इससे रिलेटेड, इससे रिलेवेंट क्या चीजें अपने दिमाग से लिख सकता हूं। जब सोचोगे, लेके पेपर पेन बैठोगे एंड कोई भी ऐसे नए क्वेश्चन पे दिमाग लगाओगे, ये मत सोचो कि मैंने कहीं इसको रटाया पढ़ा था कि नहीं, बस ये सोचो कि आपको जो आता है उससे आप इसको कैसे लिख सकते हो। आपने देखा होगा अभी 3-4 साल पहले मलय पेनिनसुला पे एक क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में। अब वो क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द माइंड था, जितने भी लोग प्रॉपर 2-3 साल से तैयारी भी कर रहे थे, प्रॉपर आईपीएस थे, दोबारा आईएएस के लिए दे रहे थे, वो तक उसमें फंबल कर गए थे, बिकॉज दे हैड नो आइडिया कि भाई ये कहां से पूछ लिया गया है मलय पेनिनसुला। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, मतलब जिनके पास वो दिमाग था, जिन्होंने वो प्रैक्टिस कर रखी थी कि हाँ भाई इसमें इस तरह से जो मेरे पास नॉलेज है, इस तरह से कुछ पॉइंट्स हम दे सकते हैं, तो वो उन्होंने किया, और वहीं पे उन्होंने 1-2 नंबर, उनको ऐसा लगता है कि उनके 1-2 नंबर उसमें उनको मिले होंगे एंड उससे उनका फायदा हुआ, कहीं ना कहीं वो आधा 1 नंबर से अपने कॉम्पिटिटर से एज ले पाए। तो आपको खुद पर भरोसा रखना है और जो आपके पास नॉलेज है उससे आपको वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि पेन और दिमाग में एक साथ, एग्जाम में एक साथ नहीं चलेगा। या तो आप पेन खटाखट चला पाओगे बिना रुके, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए 3 घंटे, या तो फिर आप सोच के लिख पाओगे तो आपका फिर पेन नहीं चलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। इसलिए कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। कम आपका मटेरियल अगर 1-2 है उसी को रखो, एक सोर्स पढ़ रहे हो उसी को रखो, लेकिन उसको इतनी बार पढ़ लो कि दिमाग में आपके एटलीस्ट अगर वो क्वेश्चन, वो थीम आती है तो आप उसके बारे में लिख पाओ। कोई भी एक टॉपिक आपके सामने आ रहा है तो उसके बारे में आप 5-6 पॉइंट तुरंत लिख पाओ। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हाँ भाई इसमें अगर ये चीज आएगी तो मैं ये लिखूंगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लेनी है पहले से कि आपका वहां पे पेन चलता रहे और आपके दिमाग में चीजें खटखट आती रहे। रटा हुआ वहां पे आप नहीं लिख पाओगे। इट्स जस्ट कि आपने इतनी बार चीजों को पढ़ा है कि वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली आ गया है, आपने उस चीज़ को आत्मसात कर लिया है, तो वो आपके दिमाग में फ्लुएंसी है, निकल रहा है आपका कंटेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोच के लिख रहे हो, आपने रटा था, आप सोच रहे हो अरे यार मैंने ये पढ़ा था, ऐसा वहाँ चीज़ काम नहीं करता है। आप पैनिक कर जाओगे, आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा, फिनिश ही नहीं होगा। 4-5 क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि थीम है, क्वेश्चन है, आपने रट लिया, कर सकते हो आप, लेकिन 20 क्वेश्चंस में ये डुएबल नहीं है कि आप सारे का सारा रट के चले जाओ। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आपको बैलेंस बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। एंड इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, मैं शॉर्ट में आधा मिनट में बता देता हूँ। जब भी कभी आप शाम को टहल रहे हो, किसी से बात मत करो, अपना ऐसे ही टहलो, गाने वाने मत चलाओ, सिंपली ऐसे टहल रहे हो या ऐसे कुछ कर रहे हो, सिंपली कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुर्सी पर बैठ जाओ, सुबह शाम जब फ्री हो, जो भी टॉपिक आपने जो भी पढ़ाई की है उसके बारे में सोचना शुरू करो। ऐसे ही सिंपली अगर हो सके तो एक इस तरीके से डायरी वगैरह ले लो, पेन ले लो, सोचो उसमें क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कोई भी टॉपिक जो भी तुमने पढ़ा है, GS 1 2 3 4 का जो भी टॉपिक है, एंड उसके बारे में सोचो क्या था इसमें, मैं और क्या लिख सकता हूँ, जब दिमाग के मोटर चलाना शुरू करोगे ना, सोचना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में खुद अल्टीमेटली चीजें आ रही हैं, खुद आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत है। जब तक आप विजन IAS या मेक IAS या किसी की टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, या जब तक आप कोई सर पढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपको वो चीज़ आएगी नहीं। ऐसा नहीं है, आपके पास इतना दिमाग है, आपको बस उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इधर उधर लोगों से बात करते होंगे, आप कुछ ना कुछ डिस्कशन देखते होंगे, हो सकता है आप ओनली IAS का कुछ एडिटोरियल देखते हो, कुछ भी करते हो, ओवरऑल जो भी आप पढ़ाई करते हैं, योजना कुरुक्षेत्र अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां से जो भी आप ज्ञान ले रहे हो उसको आपको सोचना है कि आपके दिमाग में कितना है, कंसोलिडेट करना है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग बाहर से लेते तो रहते हैं कंटेंट, आप बाहर से कंज्यूम तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग को प्रोसेस कराना है उसको। जिस दिन आप प्रोसेस करना सीख गए कि हाँ जो आपने पढ़ा है वो आप कितना वहां पे निकाल पा रहे हो, बस वहीं से आपका आंसर अच्छा होने लगेगा। एंड ये एक दिन की चीज नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग के 2 फायदे होते हैं। एक तो मेंस में जो आपके 20 क्वेश्चन है, देखो जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस है वो आपकी 2 चीजें इसके थ्रू चेक कर रहा है बेसिकली। एक तो आपके 2 पेपर होंगे एक दिन में, ठीक है, 3-3 घंटे के, आपको 6 घंटे लिखना आना चाहिए। तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो इतनी ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए कि आप 3 घंटे बैठ पाओ,
पीठ सीधी करके 3 घंटे आप बैठ पाओ और आपका दिमाग चलता रहे, आपका पेन चलता रहे, इतना फोकस आपका होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो जो बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं ना किसी इंसान के लिए, किसी इंसान की पर्सनैलिटी के, वो तो वैसे ही चेक हो जा रहे हैं। आपकी फिजिकल फिटनेस इतनी बढ़िया हो कि आप 3 घंटे कायदे से वहाँ पे लिख पाओ अपने इसके साथ। ये नहीं कि आपका पीठ दर्द हो रही है, आपके हाथ थक रहे हैं, ये सब। तो पहले तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आप एक दिन में 6 घंटे लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। जैसे मैं हूँ, मैं एक दिन में 12-13 घंटे लिख सकता हूँ, मतलब उंगली प्रॉपर यहाँ से ये पिचक जाती है, प्रॉपर सूज भी जाएगी, ये वो दर्द हो रहा है, पेन पकड़ो तो मतलब दर्द होता है, इस तरीके का हो जाता है। लेकिन आई नो कि हाँ भाई मैं 10-12 घंटे लिख सकता हूँ, तो मेरे लिए 6 घंटे इज नॉट अ बिग डील। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस कब आएगा? इस तरीके का कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने लिखा होगा, मतलब प्रॉपर इस तरीके की जो कार्ट्रिज है, 2-3 दिन, मतलब 2-3 कार्ट्रिज एक दिन में खत्म होती है। मैं 10 ला के रखता हूँ। अब आप समझ सकते हो कि कितना लिखा है। तो एक तो एंड्योरेंस इस तरीके की डेवलप करो, इसमें ये मत सोचो कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लिखो सिंपली लिखो। मतलब जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप स्क्रिबलिंग, कुछ भी पढ़ रहे हो स्क्रिबल करते रहो। तो इससे क्या होगा, आपकी एंड्योरेंस डेवलप होगी। तो एक तो आप ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम नहीं करेगी कि आपका वहाँ पे थकावट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जब आप इस तरीके से, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो भी आपका कंटेंट आप जो भी प्रोवाइड करा रहे हो उन 3 घंटे में, उसमें फ्लुएंसी कितनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंसान बहुत सोच के लिख रहा है, इंसान के दिमाग में कंफ्यूजन है। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा। इसके बाद में अगर बात करें तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपको परफेक्ट आंसर एप्लीकेट नहीं करना है। आप टेस्ट सीरीज दोगे, विजन आईएएस दोगे, फोरम आईएएस दोगे, पीसीएस मंत्रा दोगे, मेगा आईएएस टेस्ट सीरीज दोगे, सिविल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज दोगे, कोई भी टेस्ट सीरीज आप दोगे मेंस की, आप देखोगे उनके जो आंसर्स हैं बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस को क्लियर किया होगा, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स डाले होंगे। देखो उनका जो काम है वो आपको समझाना है। मॉडल आंसर वो जो दे रहे हैं उसमें आपको वो आपकी समझ विकसित करवा रहे हैं कि ऐसे आंसर लिखा जाता है, इसमें ये इस तरह से करते हैं। उनके पास एम्पल टाइम था, एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं है, एंड ये चीज़ एग्जामिनर को भी पता है, एंड ये चीज़ प्रैक्टिकल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख पा रहे हो तो बगल वाला बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिख रहा होगा। बहुत ही कम डिफरेंस होता है जो भी मेंस में लोग आंसर लिख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबने अगर एक नॉर्मल लेवल से पढ़ाई की है, वही बेसिक सोर्सेज हैं, वही बेसिक टेस्ट सीरीज फॉलो किया, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 4 पॉइंट आ रहे हैं तो बगल वाले के पास 14 पॉइंट आ रहे होंगे। इट्स जस्ट उसके पास 6 पॉइंट आ रहे होंगे, 8 पॉइंट आ रहे होंगे, आपके पास 4 आ रहे हैं। तो आपको ये गेम समझना पड़ेगा। आपको परफेक्ट आंसर एप्लीकेट नहीं करना है। आंसर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डिमांड आपको सप्लाई करनी है, डिमांड फुलफिल करनी है। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आपको उत्तर देना है। पॉइंट्स जो लिख रहे हो उसकी रेलेवेंस होनी चाहिए, इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए। जो पूछा है वही बताओ, जो नहीं पूछा है वो मत बताओ। तो इसलिए जो पेपर, जो टेस्ट सीरीज वगैरह में आप क्वेश्चन ऐसे देख भी रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखा हुआ है, तो उससे पैनिक ना करो, वो होने दो। आपको वहाँ पे आप टॉपर्स कॉपी देखो, टॉपर्स कॉपी से आपको आइडिया लगेगा कि देखो इसमें यहाँ पे जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं उससे 1-2 लेवल ऊपर लिखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो आप बुलेट में दे रहे हो या पैराग्राफ भी फॉर दैट मैटर अगर लिख रहे हो, तो हर पॉइंट को बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। वो एग्जामिनर का पता है उसे कि उसे आपने पढ़ रखा है, एंड आपने वो पॉइंट अगर दे दिया तो वो समझ जाएगा कि इसके अंदर का क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी डायमेंशंस खोलनी है। जितना आंसर आप समग्रता से लिख सको, हॉलिस्टिकली अप्रोच उसको कर सको, उस तरह से आपको करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे परफेक्ट आंसर ऐसा होता है, इसमें तो उन्होंने ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। वो प्रैक्टिकली वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। जो आंसर आप लिख रहे हो उसमें बस ये देखो कि रेलेवेंस हो और सारी आप डायमेंशंस को कवर कर रहे हो। जितनी भी चीज़ें होती है बेसिक कि आप उसको पॉलिटिकली देख रहे हो, थोड़ा सा ज्योग्राफिकली देख रहे हो, थोड़ा इकोनॉमिकली देख रहे हो, ये देख रहे हो इसका कहाँ से क्या हो सकता है क्या नहीं है। पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड डाल लो, जो फैक्ट है डेटा है वो डाल लो, इंट्रोडक्शन आपने एक लाइन में स्टार्ट किया है, कंक्लूजन आपने एक लाइन में स्टार्ट, तो आपका आंसर अल्टीमेटली अच्छा लगने लगेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद में जो भी नॉलेज आपको है आप पहले उसे अप्लाई करना सीखिए। जो भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आगे उन्होंने कोई मटेरियल पढ़ लिया है, उनको सबसे पहले यहीं पर रुक जाना है एंड पहले ये देखना है कि जो आपने पढ़ लिया है क्या आप उससे आंसर निकाल पा रहे हो। आपने पढ़ बहुत दिया लेकिन आप वहाँ पर अगर लिख ही नहीं पा रहे हो तो एग्जामिनर कैसे जानेगा कि आपने इतना सब कुछ पढ़ा है। एग्जामिनर आपकी कॉपी से जानेगा और कॉपी में तब पता लगेगा जब आपने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका जो आंसर है वो 3 घंटे में जो भी आप लिख रहे हो उससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे ने प्रॉपर, इसको ये चीज़ आती है, इसने प्रॉपर मेहनत कर रखी है। इसके बाद अगर बात करें तो जो भी आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं, जो भी उसका आपको मैक्सिमम यूज़ करना है। जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो रादर देन कि आप 10 सोर्सेज पढ़ रहे हो। मेंस में कम से कम मटेरियल होना चाहिए लेकिन उसको निकालना आपको ज़्यादा से ज़्यादा है। और प्रीलिम्स में जितने लोगों ने भी कर रखा है प्रॉपर अच्छे से तैयारी जिन्होंने की है इस बार की थी और इस बार वो देने जाने, तो इनको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार कि आपको प्रीलिम्स की पूरी नॉलेज को आपको मेंस में अप्लाई करना है। अब जैसे पॉलिटी का अगर आप पेपर दे रहे हो, आप गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हो, पॉलिटी में जैसे आप कैग के ऊपर लिख रहे हो, प्रेसिडेंट के बारे में कोई बात कर रहे हो, तो यार जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल है, कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन के अगर ऊपर कोई बात हो रही है तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है। अगर मान लीजिए केशवानंद भारती केस है तो उन्होंने प्रेम्बल के बारे में कोई अगर बात बोली है, तो अगर प्रेम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई क्वेश्चन आता है, तो जो आपने पढ़ रखा है, जो आर्टिकल्स आपने पढ़ रखे हैं, जो आपने केसेस पढ़ रखे हैं, लाइक बेरूबारी केस है, गोलकनाथ केस है, तो इन सबको आप सब्सटेंशिएट करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ मेंस में आप पढ़ोगे। तो जो प्रीलिम्स की नॉलेज है आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। जो भी आपके पास है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए थे, आपने फैक्ट्स वगैरह जो वहाँ से लिए थे, वही सारे फैक्ट्स को आप यूज़ करेंगे।
एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यार एग्जामिनर आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा क्यों दे। देखो सब लोग वही सेम सोर्स फॉलो कर रहे होंगे मोर और लेस, सब वहीं से जब पढ़ेंगे तो आंसर भी सबका मोर और लेस सेम होगा, तो एग्जामिनर आपको आधा नंबर ज़्यादा क्यों दे। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि भाई मैं ऐसा क्या नया करूं जो मेरा आंसर थोड़ा सा नया हो, थोड़ा सा उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, थोड़ा सा इनोवेशन हो, थोड़ा सा आंसर पढ़ने में नया लगे एग्जामिनर को। देखो यार वो भी एग्जाम एक दिन में कितनी कॉपीज चेक कर रहे हैं, अच्छे खासे एजेड भी होते हैं वो लोग, उनके सामने वही सेम कॉपी आ रही है, वही सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, वही आंसर उनको देखने को मिल रहा है, वो भी बोर हो जाते हैं, वही सेम मोनोटोनी ब्रेक ही नहीं हो रही है, कोई आंसर बच्चा ऐसा लिख ही नहीं रहा है जो लगे हाँ इस बंदे ने अपना दिमाग लगाया कुछ, वही सेम विजन आईएएस का वैल्यू मटेरियल, हिंदी वाला है तो दृष्टि आईएएस पढ़ लेगा, कोई जो बेसिक मार्केट में बुक रहती हैं जो आती हैं उनसे कुछ निकाला होगा, वही सेम टेस्ट सीरीज चलती हैं उनसे सब लोग लगा के जाते हैं, तो वही सब लोग आंसर वही लिखते हैं। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा ये ट्राई करना है कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, उसके लिए ही न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है। या जो आपने इधर उधर से कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं जैसे कि कुरुक्षेत्र है, योजना है, तो ये सबका फायदा क्या होता है, इन सबका फायदा यही होता है कि यार आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया होती है, एंड कुछ जो एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, कुछ जो केस स्टडीज़ हैं, या कुछ जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो नॉर्मल मैगजीन में कवर नहीं है। देखो मैगजीन में बाकी चीज़ें वो कवर कर देंगे, लेकिन जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल की है, लाइक जैसे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कर्नाटक में कोई बहुत बढ़िया किसी चीज़ को लेकर के हुआ है, ठीक है, स्टार्टअप को लेकर के कुछ हुआ है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के हुआ है, या जैसे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है मान लो उत्तराखंड में, तो अब उसके ऊपर मान लो वहाँ के लोगों ने कोई है उन्होंने आज से 20 साल पहले छोटे छोटे पौधे लगाए थे और कहा था कि नहीं हम यहाँ पर ये वन जो है इसका हम खत्म नहीं होने देंगे और हम वृक्षारोपण करेंगे। अब 20 साल के बाद वो सब बड़े बड़े प्लांट बन गए। तो इस तरीके से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की अगर कोई बात आती है तो इस तरह से आपकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल एक कोई केस स्टडी दे सकते हो, उसको थोड़ा फैक्ट से सब्सटेंशिएट कर दो कि हाँ भाई पहले उत्तराखंड में 20 साल पहले इतना फॉरेस्ट का था कवर, बट अब यहाँ पर इतना हो गया है। तो इस तरह से जब आप चीज़ें देते हो तो ये चीज़ आपको कई बार मैगजीन में नहीं मिलती है केस स्टडी वगैरह, लेकिन वो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो या पहले से ही जो आपने ऐसा पढ़ाई कर रखी है, जैसे अगर जो 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो अभी से, तो न्यूज़पेपर में इस तरीके से अगर कोई चीज़ कहीं पर दिखे तो उसको एक जगह नोट कर लो, कहीं पर भी नोट कर लो, या अब याद रह जाए तो याद रह जाए, नहीं याद रहता है इसीलिए लोग नोट कर लेते हैं, कॉपी अपनी बना के चलते हैं कि हाँ इसको मैं GS1 में वहाँ लिख दूंगा, इसको मैं ज्योग्राफी में वहाँ लिख दूंगा, इसको मैं GS2 में पॉलिटी में लिख सकता हूँ, इसको मैं GS3 में इकोनॉमी में वहाँ पे लिख सकती हूँ, या एथिक्स में। ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है। जैसे MS धोनी की कोई बहुत कोई खूबसूरत चीज़ है तो उसको आप रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हो एग्जाम में कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कोई अगर वहाँ पे एप्टीट्यूड का या कामनेस का कोई इस तरीके से कोई चीज़ आ रही है, तो ये इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके पास चीज़ें हैं, जो मटीरियल है, जो सोर्स है, उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप आंसर जो भी लिख रहे हो, जो भी 3 घंटे में आप अपनी कॉपी भर रहे हो, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर अच्छा लगना चाहिए, आपकी कॉपी सुंदर लगनी चाहिए। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि आपने लाल पीला नीला या गुलाबी कलर का पेन यूज़ किया है, ना, उससे मेरा मतलब नहीं है। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, काटा पीटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लगना चाहिए कि हाँ बंदे का दिमाग क्लियर है, ये जो लड़की लिख रही है, जो बच्ची लिख रही है, उसके दिमाग में क्लैरिटी है, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं है। ये नहीं कि ये भी आपके पॉइंट्स में फ्लुएंसी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए क्या एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। ये नहीं कि एक फैक्ट यहाँ लिखा, एक आपने यहाँ लिखा, कॉन्सेप्ट आपसे इसे समझा ही नहीं पाए, लग रहा है कि आपने जार्गन यूज़ किए, मतलब आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो एग्जामिनर भी नहीं समझ पा रहा है कि भैया है क्या। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में ऐसा लिखो जो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। जैसे अगर मान लो आप कॉपी चेक कर रहे हो, आप कैसी कॉपी चाहोगे? आप ऐसी कॉपी चाहोगे यार बच्चे ने साफ साफ लिखा हो, कहीं काटा पीटी ना हो, थोड़ा गैप दे के लिखा हो, एकदम घुसा पिसा के ना लिखा हो कि एकदम सारे फैक्ट्स या जो लाइन है वो एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं। कॉपी पढ़ने में अगर कोई इंसान दूर से, मतलब लाइक थोड़ा सा अगर दूर से भी, आधा मीटर से भी अगर वो पढ़ता है तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, दूर से उसे दिख जाए अच्छा इसमें ये लिखा है, वो तुरंत देखता है। एग्जामिनर जो होता है वो देखता है तुरंत कि भाई बंदे ने जो GS 1 2 3 4 है तो उसमें कीवर्ड्स हैं जो जिनके बारे में बात वो चाह रहा है कि ये आंसर में ये बेसिक चीज़ है, क्या आपने वो लिखी है। आप अगर बात करो इलेक्शन कमीशन की तो क्या आपने आर्टिकल 324 का कहीं ना कहीं कुछ रेफर दिया है? प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो, वीटो पावर की बात कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं कुछ आर्टिकल प्रेसिडेंट का दिया है। लोकसभा स्पीकर की बात कर रहे हो तो आपने वहाँ पे आर्टिकल 100 हो गया या इस तरीके से कुछ चीज़ें दी हैं। जॉइंट सिटिंग की कोई बात चल रही है तो आपने आर्टिकल 108 दिया है। फाइनेंस बिल की बात चल रही है, मनी बिल की बात चल रही है तो आप आर्टिकल 110 111 इन सब के बारे में कुछ जानते हो। सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है तो आप आर्टिकल 143 है, या प्रेसिडेंट की इससे एडवाइस की बात चल रही है तो आप आर्टिकल 123 इन सब के बारे में थोड़ा जानते हो। ये सब चीज़ें अगर आपने लिखी, एग्जामिनर जान जाता है कि हाँ इसको आता है। तो आपने अगर हल्का फुल्का कहीं मान लो बाई मिस्टेक कोई डेटा है या कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी कर दिया तो उसको पता है अरे वो हो गया होगा, लेकिन बच्चे को पता है। अगर आपने अप्रॉक्सीमेटली भी लिखा है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ इसको आता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो भी आपके GS 1 2 3 4 है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने का फायदा यही होता है कि यार मोनोटोनी ब्रेक होती है। जो एग्जामिनर है आपका, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको बोरिंग नहीं लगता है पढ़ने में। यार सोचो आपने ऐसे एक क्वेश्चन लिखा, अब उसमें आपने सामने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे, फिर आपने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। ज्योग्राफी की बात चल रही है, उसमें कहीं साउथ ऑफ इंडिया की बात चल रही है, आपने नीचे वाला जो ऐसे करके जो इंडिया का वो है वो बना दिया। नॉर्थ ईस्ट की कोई बात चल रही है इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की, तो वहाँ पे आपने जो नॉर्थ ईस्ट का जो वो चिकन नेक वाला जो पूरा एरिया है, जो भी स्टेट वगैरह है, उसका आपने थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दिया। रिवर की ड्रेनेज की बात अगर ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आप डील कर रहे हो, या जैसे वोल्केनो का कोई
क्वेश्चन आप डील कर रहे हो, तो उसमें आपने वहाँ पे डायग्राम बना के थोड़ा सा दिखा दिया कि हाँ वैसे भाई इसमें इस तरीके से है, ये यहाँ पे पैसिफिक क्वेश्चन वाला, ये यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे ये रिंग ऑफ फायर है, ऐसे करके आपने थोड़ा सा बना दिया। बहुत ज़्यादा लाल पीला काला पेन की जरूरत नहीं है, बट इट जस्ट कि एग्जामिनर को ये पता लगना चाहिए कि आप जो आपके पास है उसको आप यूज कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरी चीज आपको ये दिमाग में रखनी है कि आपको कम शब्दों में अपनी बात को कहना आना चाहिए। जैसे आपको जो भी एक टाइम फ्रेम मिल रहा है और जो भी आपको शब्द मिल रहे हैं उससे 2-5 वर्ड 10 वर्ड आप ऊपर नीचे लिख दो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट पॉइंट ये है कि जो आपने लिखा है उसमें आपकी डायमेंशंस कवर होनी चाहिए। अब अगर आप डायमेंशंस को कवर नहीं कर रहे हो, वो आप क्यों नहीं कर पाओगे? अगर आप 2 शब्द की कोई बात है उसको आप 2 लाइन में लिख रहे हो 2 शब्द की जगह, तो आप फिर डायमेंशन नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि उतनी ना जगह होगी ना उतना टाइम होगा। लेकिन अगर आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप 4 लाइन को 2 लाइन में समराइज करके लिख सकते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाओगे। और वहाँ पर वही एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने कितनी तरह से चीज़ों को सोचा है, ये जो इशू, ये जो प्रॉब्लम, ये जो थीम हमने उसको पेपर में पकड़ाई है, क्वेश्चन पेपर में, उसके बारे में वो कितनी डिफरेंट तरीके से कितने कम समय में कितनी अच्छी तरह से सोच पाता है। क्योंकि यही तो है ना अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग, यही तो आप अपना दिमाग लगा रहे हो, एप्लीकेशन लगा रहे हो कि जो भी मिनिमम रिसोर्सेज है उससे आप कैसे कैसे चीज़ें निकाल सकते हो। तो यही तो एक नई चीज़ है ना, तो ये वहाँ पे वो पूरा का पूरा मेंस में आपसे चेक करते हैं, आपसे पूरा परखवा लेंगे। इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि GS 1 2 3 4 यूपी स्पेशल के 2 पेपर, एस्से और हिंदी। इसके लिए अब जैसे हिंदी में तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपका क्या कितना स्ट्रॉन्ग है क्या है। लेकिन जैसे एस्से हो गया, एस्से में भी कुछ चीज़ें पहले से लोग ऐसे प्रॉपर तैयार कर लेते हैं, प्रॉपर उसकी सिनॉप्सिस वगैरह रहती है उनके पास, उसको बस वो स्कैन करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल का मैं अलग से बताऊंगा, तो उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, प्रॉपर समझाऊंगा। लेकिन GS 1 2 3 4 जो है उसके लिए आपको ये दिमाग रखना है, अभी से ये स्ट्रेटेजाइज करिए। लाइक जो लोग इस बार 2023 में सितंबर में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस का 2023 का, और जो लोग 2024 में भी करेंगे, तो उनको इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है कि एग्जाम के पहले आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स है लाइक आपके पास अगर केवल 100 पन्ने हैं, एक रजिस्टर है 100 पन्ने, उसी से आप चारों पेपर लिख के आ रहे हो, चारों पेपर, इवन 6 के 6 पेपर अगर आप उसी से लिख के आ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 200-300 पेज के नोट्स हैं, क्योंकि यार लगातार एग्जाम होता है, ऑप्शन में तो गैप होता भी है, लेकिन ऐसे लगातार एग्जाम होता है, 2 पेपर आज हुए 2 पेपर कल हुए, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि 2 पेपर दिन में लिखने के बाद, यानी कि 6 घंटे दिन में लिखने आने के बाद आप शाम को जब आओगे तो आप 200 पन्ने रिवाइज कर लो, आप नहीं कर पाओगे एक मतलब 2 पेपर के लिए। तो इसलिए आपके पास टोटल अगर 100 पन्ने हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो, उसमें से 50 पन्ने आपके पहले दिन निपट जाएंगे, 50 पन्ने आपके होंगे, उनको आप जल्दी स्कैन कर सकते हो। और ट्राई करो कि जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो स्मार्ट नोट्स हों। स्मार्ट नोट्स का मतलब ये है कि आपने जैसे एक कीवर्ड लिखा हुआ है, 4-5 अल्फाबेट्स का आपने एक कीवर्ड कोई बना लिया है, मिनिमोनिक टाइप का आपने बना लिया है, कोई ट्रिक टाइप की जैसे बोलते हैं, लेकिन वो ट्रिक नहीं, वो एक्चुअली मिनिमोनिक होता है। उस मिनिमोनिक से आप पूरा उसको एक्सपेंड कर दो, उससे आप पूरा आंसर निकाल दो। जैसे अगर मान लो एनवायरमेंट का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप कोई मिनिमोनिक बना लो, उसमें 4-5 जो डायमेंशंस होती हैं तो वो आप याद रखो, तो उसके थ्रू आप उन चीज़ों को कनेक्ट करके वो डायमेंशंस आप सोच लोगे कि हाँ भाई इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। पॉलिटी है तो उसमें कुछ अपने कीवर्ड्स बना लो कि यार जब भी कभी पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा तो ये पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स मेरे को डालने ही डालने हैं। अगर आपने वो सब डाला है तो आपका आंसर अल्टीमेटली अच्छा लगेगा। अगर इकोनॉमी की बात की जा रही है और जो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे एग्जामिनर चाहता है आपसे कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड मुझे यहाँ पे बच्चे ने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, अगर आपने वही नहीं लिखे हैं तो आंसर आपको नहीं मिलेगा, नंबर आपको आंसर में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और वो कब आएगा? इट कम्स विद प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कम रिसोर्सेज रखो लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करो, दिमाग में सोचो कि हाँ भाई इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ। कोई भी टॉपिक है क्योंकि आपने प्रीलिम्स में इतना पढ़ा होता है कि उन टॉपिक्स को बस छोड़ दो जो मेंस में एकदम है ओवरलैप नहीं करते हैं। उसके अलावा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको मालूम होती है, बस आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। और आंसर राइटिंग का वही सीन है कि जो बोलते हैं ना कि आंसर राइटिंग करो, तो राइटिंग एक ऐसा स्किल है कि जितना ज़्यादा आप लिखते हो, देखो बिना सोचे बिना दिमाग लगाए आप लिख नहीं सकते। जैसे बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा एडिटोरियल सुनते हैं, मैं कभी नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होता है, बिकॉज मेरा जो दिमाग है वो जब तक प्रोसेस खुद नहीं करेगा। बहुत से लोग के साथ ये होता है, आप देखना, आप खुद करके देखो, बहुत से लोग होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज जब वो खुद लेकर बैठते हैं, जैसे आपने खुद पेपर पढ़ा, खुद कोई मैगजीन पढ़ी, खुद कोई बुक पढ़ी, तो आपका दिमाग प्रोसेस करता है उस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन अगर आपने सुन लिया तो आप सुन तो रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं बीच में 5-10 मिनट आपने सुना, उसके बाद में बीच में 5 मिनट वो पैसिव लर्निंग होने लगती है, आपका दिमाग उतना एक्टिव नहीं रह जाता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपना दिमाग चलाना है, जितना ज़्यादा उसको आप खुरचोगे कि मतलब एनालाइज करो कि भाई इसमें और मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे मैं इस आंसर में बढ़िया लिख सकता हूँ, क्या मैं इसमें कोई चीज़, तो जब दिमाग से खुद निकालोगे ना तो उसका बेनिफिट अभी यहाँ नहीं लगेगा। अभी लगेगा अरे यार लॉ मॉडल आंसर देख लें, तुरंत उसमें जो 5 पॉइंट लिखे हैं वो देख लें, लेकिन अगर आप खुद उसको देखने के पहले देखोगे कि हाँ मुझे कितना आता है, उससे क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ये नहीं होगा कि आप रट के गए हो और आपको याद नहीं आ रहा है। आप पूरा का पूरा आपका ये सीन नहीं रहेगा कि आप किसी चीज़ पर डिपेंड हो, आप खुद वहाँ पे खुद से जो चीज़ें आपने तैयार कर रखी हैं, पहले से समझ रखी हैं, जो चीज़ें आपने याद कर रखी हैं, उनको आप कोरिलेट करके आप लिख पाओगे और वो फ्लुएंसी आपके आंसर में झलकेगी, पता लगेगा कि यहाँ बच्चा माइंड से बहुत क्लियर है। आई होप कि मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो आपको कहीं ना कहीं फायदा दें। अगर आप चैनल पर नए हो, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई विल ट्राई कि
यूपीपीसीएस मेंस के लिए ऊपर मैं और भी वीडियोस कुछ लाऊं, कुछ जो बेसिक चीज़ें और रह गई हैं उनको मैं कवर करूं, पेपर स्पेसिफिक जो लाइक GS 1 2 3 4 में जो चीज़ें हैं उनको मैं धीरे धीरे बताऊं, बट इट में टेक सम टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऑल्टरनेट या हर 2-3 दिन में एक वीडियो आपके लिए लाऊं। तो आप जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लगातार पढ़ते रहो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई और डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।